जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने डी ब्लॉक एलिमेंट जाना था, कहाँ पे हैं हमने ये जान लिया था। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट क्या है यानी संक्रमण तत्व क्या है और कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके सामान्य लक्षण और एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम आयनन एंथैल्पी से स्टार्ट करेंगे और बाकी बचे हुए सेकेंड पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। व्यूज़ ढेर सारे हो जाते हैं, लाइक तो कोई करता ही नहीं है। लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम आयनन एंथैल्पी से देखेंगे आयनन एंथैल्पी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो अब हम नीचे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 3D श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर 7वें वर्ग तक परमाणु त्रिज्या घटने से इनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? 3D श्रेणी से दाएं चलने पर 7वें वर्ग में परमाणु त्रिज्या घटने से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 3D श्रेणी में यानी 3D सीरीज में प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी स्टार्टिंग में आयनन ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन 7वें वर्ग के पश्चात आयनिक यानी परमाणु त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि होने से आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। क्या होता है? 7वें वर्ग के पश्चात परमाणु त्रिज्या में थोड़ी वृद्धि होती है, जिससे आयनन एंथैल्पी के मान भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। 3D श्रेणी के तत्वों में परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने से इनकी आयनन एंथैल्पी के मानों में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है कि जब इनके परमाणु आकार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो आयनन एंथैल्पी के मानों में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इनके लिए आयनन एंथैल्पी का मान 6 eV से 10 eV के मध्य होता है। कितना होता है? 6 eV से 10 eV के मध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आयनन स्केल टू आयनन ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसका? परमाणु आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी परमाणु में विभिन्न आयनन एंथैल्पियों का बढ़ता क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो यही देखते हैं। फर्स्ट आयनन एंथैल्पी, सेकेंड आयनन एंथैल्पी, थर्ड आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्रश्न नंबर 1 है, क्रोमियम व कॉपर की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से बहुत अधिक होता है। तो क्यों होता है? तो आइए हम देखते हैं। दिया हुआ है, क्रोमियम व कॉपर की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। कितना होता है? 24। जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 दिया हुआ है। ये आर्गन जो दिया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। ठीक, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 18 यहाँ पे आर्गन लिख देंगे, यानी 18 तक यहाँ तक आ जाएगा। 3D5 और 4s1। तो यहाँ पे 3D4 पहले होगा। अगर उस तरीके से अबाव के नियम के सिद्धांत पे लिखेंगे तो 3D4 4s1, लेकिन ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आधी भरी हुई कक्षकें या पूर्ण रूप से भरी हुई कक्षकें ज़्यादा स्थायी होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो इसलिए
ये कक्षक स्थायी नहीं है, तो इस वजह से 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में आ जाता है, जिससे 3d कक्षक जो होती है स्टेबल हो जाती है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर प्लस कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। तो यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करेंगे तो आर्गन यानी 18 यहाँ पे आर्गन का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 आर्गन का हो जाएगा। तो 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक आ जाएगा। और 3d यहाँ पे 9 होना चाहिए अबाउ के सिद्धांत के अनुसार, और 4s1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3d 9 जब था तो ये कक्षकें स्टेबल नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ? 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d में कक्षक में चला जाता है, जिससे ये 3d 10 हो जाता है। ये कक्षक पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती है। तो ये हम आगे देखते हैं। जो चीज़ इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में की गई है उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। क्रोमियम और कॉपर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रमशः 3d5 व 3d10 विन्यास से निकलता है। यह 3d5 विन्यास अर्धपूरित एवं 3d10 विन्यास पूरित यानी पूरी तरीके से भरे होते हैं। विन्यास 3d विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। मैंने बताया था कि 3d5 या 3d10 जो होगा तो ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। अतः इन विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी से बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। देखिए अगर एक कक्षक ये देखें, जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये p है, ये d है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से इतनी दूरी बढ़ेगी। क्या होगा? दूरी बढ़ेगी। एक मिनट, यहाँ पे दूरी बढ़ेगी। एक मिनट, s p d f। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ से हमें इतनी दूर से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? F1 यानी आयरन व मैंगनीज क्या होता है? आयरन या मैंगनीज की तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मानों में बहुत अधिक अंतर होता है। क्यों होता है? उत्तर दिया हुआ है। आयरन का कितना होता है? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, सॉरी 26। तो यहाँ पे 2 प्लस लगा हुआ तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पे आर्गन का 18 हो जाएगा और 4s1 यहाँ पे देखिए, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ जाता है तो 3d 6 हो जाता है। ठीक, और 4s 0 हो जाता है। इसी तरीके से मैग्नीज में दिया हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन 3d5 में आ जाता है, जिससे ये कक्षक क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। तो नीचे लिखा हुआ है आयरन में तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d6 विन्यास से निकलता है। क्या होता है? निकलता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात 3d5 एक स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। क्या होता है? एक स्थायी स्टेबल विन्यास हमको प्राप्त होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगा? कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि मैंगनीज में तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 एक स्थायी विन्यास से निकाला जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला जाएगा। अतः इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी? बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए आयरन व मैंगनीज की तृतीयक यानी थर्ड आयनन एंथैल्पी के मानों में बहुत अधिक अंतर होता है। क्या होता है? बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम धात्विक प्रकृति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? धात्विक प्रकृति। तो डी ब्लॉक की धातुएं
निम्न क्रिस्टलीय व्यवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? डी ब्लॉक की मेटल जो होते हैं निम्न क्रिस्टलीय व्यवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। तो दिया हुआ है BCC, सेकेंड है FCC, थर्ड है HCP। क्या हुआ है? फर्स्ट है BCC, सेकेंड है FCC, थर्ड है HCP। तो नीचे हम देखते हैं थ्योरी क्या लिखी हुई है। थ्योरी से हम समझते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता व आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनमें धात्विक बंध प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक यानी मेटलिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल मतलब स्ट्रांग होते हैं। अतः प्रबल अंतरा आणविक धात्विक आयनन बंध के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एवं कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। क्या होते हैं? कड़न एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। 3D श्रेणी में जैसे जैसे आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो इन धातुओं के गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, कठोरता एवं गलन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं नंबर 4 आयनन एंथैल्पी को देखेंगे। किसको देखेंगे? आयनन एंथैल्पी को देखेंगे। तो देखते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक की सभी धातुएं एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीडेशन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अभिलाक्षणिक गुण भी है डी ब्लॉक एलिमेंट का, क्योंकि ये एक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक की धातुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है N-1 डी कक्षक व NS उपकोषों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण इन दोनों की उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधन में, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इसलिए यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था NS में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन व N-1 डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है 3D तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न हैं। क्या है? निम्न है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन ऑक्सीकरण अवस्था, कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो स्कैंडियम 3+ रहती है, टाइटेनियम 2+, 3+, 4+ रहते हैं, वेनेडियम 2+, 3+, 4+, 5+, क्रोमियम का 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ होता है। मैंगनीज सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? तो आप लिखेंगे मैंगनीज। क्या होता है? मैंगनीज +7 तक, +2, 3, 4, 5, 6 तक 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जिंक 2 करता है, कॉपर 1+, 2+ करता है, निकल 2+, 3, 4+ करता है, कोबाल्ट 2+, 3+, 4+ होता है, आयरन का 2+, 3+, 4+, 6+ होता है। तो आप इसको रफ कॉपी पे अगर 3-4 बार लिखेंगे इसको तो आराम से आपको ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग को आ जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। कोष्टक में दर्शाई गई ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। ये जो मतलब कोष्टक यानी ब्रैकेट जो लिखा गया, ब्रैकेट में जो लिखी गई है ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ये मेन है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी मैंगनीज के जैसे आप देखें तो मैंगनीज की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +7 होती है। तो ये चीज़ इसी तरीके से आपको थ्योरी में ये चीज़ बताई गई है। अब हम आगे देखते हैं। मैंगनीज में अधिकतम 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है। मैंगनीज सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? मैंगनीज में अधिकतम यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, 5 होती है,
तो इसी कारण यह उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है या शो करता है। यह तल अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड एवं फ्लोराइडों में प्रदर्शित करता है। क्या करता है? यह तल अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड एवं फ्लोराइडों में प्रदर्शित करता है। तो और देखते हैं, यह धातुएं अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक बंध एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं सहसंयोजक बंध, आयनिक बॉन्ड यानी और कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। आगे देखते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति धातु यानी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे मैंगनीज की ऑक्साइडों में अम्लीयता का क्रम इस प्रकार है, जैसे MnO मैंगनीज ऑक्साइड, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। तो इस प्रकार से अम्लीयता का प्रकार दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं क्यों? क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो संक्रमण तत्व हैं वो परिवर्तनशील यानी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो क्यों दर्शाते हैं? तो आइए हम जानते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इन तत्वों में अंतिम NS व N-D उपकोषों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण इन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं यानी बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें तो इसमें NS व N-1D उपकोष के लगभग ऊर्जा स्तर जो होते हैं लगभग समान होने के कारण ये उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इस वजह से संक्रमण तत्व परिवर्तनशील या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं या दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई भी तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों एवं फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करता है। क्यों? कोई तत्व, क्वेश्चन समझिए, कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों एवं फ्लोराइडों में ही प्रदर्शित करता है। क्यों? तो उत्तर दिया हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन व फ्लोरीन की विद्युतीय ऋणता अधिक होने के कारण यह धातु से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इस कारण धातु पर अधिक धनावेश आता है। इसलिए धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों एवं फ्लोराइडों में प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों व फ्लोराइडों में प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं उत्प्रेरकी गुण क्या होते हैं। तो उत्प्रेरकी गुण क्या होते हैं हम देखते हैं। डी ब्लॉक की धातुओं में उत्प्रेरकी गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्प्रेरकी गुण पाए जाते हैं। इसके निम्न कारण होते हैं। क्या कारण है? आइए हम कारणों को जानते हैं। इनमें नंबर 1 दिया हुआ है, रिक्त ऑर्बिटल, इनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है। क्या होता है? खाली डी कक्षक उपस्थित होता है। सेकेंड पॉइंट होता है, यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अभी हमने पहले देखा कि एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? संकुल यौगिक क्या होते हैं अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। आगे थर्ड चैप्टर दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट है, इनका आकार छोटा होता है। क्या होता है? इनका आकार छोटा होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अभिकारक अणु उत्प्रेरक के रिक्त यानी खाली डी कक्षकों का उपयोग करके या उत्प्रेरकी की सतह पर अवशोषित होकर पहले मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं यानी बीच का यौगिक बनाते हैं। यह मध्यवर्ती यौगिक तुरंत टूटकर उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? उत्पाद यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। उत्प्रेरक उसी मात्रा में वापस प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? जिस मात्रा में बनेगा उत्प्रेरक उसी मात्रा में वापस प्राप्त हो जाता है।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। उदाहरण दिया हुआ है NH3 निर्माण की होवर विधि में आयरन उत्प्रेरक का भाग उपयोग होता है। NH3 यानी अमोनिया निर्माण के होवर विधि में आयरन उत्प्रेरक का यूज होता है। क्या होता है? आयरन। सेकंड हम देखते हैं अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। नंबर 3 दिया हुआ है, 3rd पॉइंट, वनस्पतिक तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। यानी वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है, यह होता है। नंबर 4 दिया हुआ है टाइटेनियम धातु से बने जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग पॉलीथीन निर्माण में होता है। किसमें होता है? पॉलीथीन निर्माण में होता है। 5th दिया हुआ है ऑस्टवाल्ड प्रक्रम के फर्स्ट चरण में PT यानी पैलेडियम उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। 6 पॉइंट अब हम देखते हैं। 6 पॉइंट क्या दिया हुआ है? संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। क्या होता है? संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक की धातुएं संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या रखती हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं यानी जो मेटल्स होते हैं वो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके निम्न कारण हैं। क्या कारण है? इनका आकार छोटा होता है, इन पर उच्च आयनिक आवेश उपस्थित होता है, इनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनका आकार छोटा होता है, इन पर उच्च आयनिक आवेश उपस्थित होता है, इनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होता है। क्या होता है? डी कक्षक उपलब्ध होता है। धातु आयन के इन रिक्त डी कक्षकों में लिगैंड अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उप सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार संकुल यौगिक का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? धातु आयन के इन रिक्त यानी खाली डी कक्षकों में लिगैंड अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी पेयर प्रदान करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। इस प्रकार संकुल यौगिक का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3 व K4FeCN6 आदि। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण यह एक धातु एक ही प्रकार की लिगैंडों से जुड़कर एक से अधिक प्रकार के संकुल यौगिक बना सकते हैं। क्या बना सकती हैं? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण यह एक धातु एक ही प्रकार की लिगैंडों से जुड़कर एक से अधिक प्रकार के संकुल यौगिक बना सकती है। उदाहरण दिया हुआ है K4FeCN6 में धातु आयन Fe2+ और नीचे दिया है K3FeCN6 का होल 6 में धातु आयन Rn3+ दिया हुआ है। तो आइए हम नीचे देखते हैं। नंबर 7 देखते हैं रंगीन यौगिकों का बनना यानी कलरफुल आयन का बनना। कलरफुल आयन कैसे बनते हैं? डी ब्लॉक की धातुओं या संक्रमण धातुओं में अंतिम डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, अतः इनमें आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नीचे हम देखते हैं इन धातुओं से बने यौगिकों को प्रकाश में रखने पर यह दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके डी संक्रमण करते हैं, डी ट्रांजैक्शन करते हैं। इस डी ट्रांजैक्शन यानी डी संक्रमण के कारण यौगिक रंगीन दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? रंगीन दिखाई पड़ते हैं। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व जो होते हैं तो वो कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण ये
कलरफुल आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कलरफुल आयन बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति देखते हैं। डी ब्लॉक की धातुओं के परमाणुविक आकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। डी ब्लॉक की धातुओं के परमाणुविक आकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अतः लगभग सामान्य आकार के भिन्न भिन्न धात्विक क्रिस्टल परमाणु एक दूसरे में प्रतिस्थापित होकर मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। यह मिश्र धातु कठोर व उच्च गलनांक वाली होती हैं। उदाहरण पीतल = कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। अब हम देखते हैं स्टील में क्या होता है। आयरन में क्रोमियम, मैग्नीज, निकिल व टंगस्टन धातु के मिश्रित होने पर विभिन्न प्रकार के स्टील बनते हैं। क्या बनते हैं? अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है और क्यों पाई जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक की धातुओं में निविडिटम संकुल होने के बावजूद भी इनकी क्रिस्टल संरचना में छोटे छोटे अंतराकाश उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे अंतराकाश उपस्थित होते हैं। इन अंतराकाशों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरान के कण समा जाते हैं। इस प्रकार अंतराकाश यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है? अंतराकाश यौगिक का निर्माण होता है, जैसे TiCMnO4n Fe3H, VH 0.56। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इसको आधे। तो आइए हम आगे देखते हैं। अंतराकाशीय यौगिकों के गुण निम्न हैं। क्या है? निम्न है। अंतराकाशीय यौगिकों के गुण निम्न हैं। तो यह नॉन स्टेरियोमेटिक यौगिक बनाते हैं। सेकंड है, यह यौगिक न हो तो आयनिक और ना ही संयोजक होते हैं। यह यौगिक न तो आयनिक और ना ही संयोजक होते हैं। इनमें धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। क्या रहती है? धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह हीरे के समान अति कठोर होते हैं। क्या होते हैं? हीरे के समान अति कठोर होते हैं। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। क्या होता है? बहुत उच्च होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को समझते हैं, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर को समझते हैं। डी ब्लॉक की धातुओं में आयुग्मिक डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तथा कुल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों आघूर्ण के योग के बराबर होता है। क्या होता है? योग के बराबर होता है। कुल चुंबकीय आघूर्ण = कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्लस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। डी ब्लॉक की धातुओं में अंतिम n-1 डी इलेक्ट्रॉन सतह पर होने के कारण वातावरण से प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? वातावरण से प्रभावित होते हैं। इस कारण इनकी कक्षीय गति सीमित हो जाती है। इसलिए इसके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को नगण्य मान सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा। U ये सूत्र आपको लिखा गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। n = आयुग्मिक डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चुंबकीय आघूर्ण को मापने की इकाई को बोर मैग्नेटॉन Bm है। चुंबकीय गुणों के आधार पर डी ब्लॉक की धातुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। किसको बांट सकते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय को में बांट सकते हैं। तो
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का उनको फ़ायदा मिल सके। तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।